गुड मॉर्निंग। आज फिर से हाजिर है कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान का चैप्टर संख्या फर्स्ट लेकर प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पादपों के आनुवंशिक गुण व लक्षणों में परिवर्तन करके उनको अधिक उपयोगी बनाना। अर्थात कोई भी पादप है उनके अंदर परिवर्तन करेंगे, उनके आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करेंगे, डीएनए में परिवर्तन करेंगे, जिससे एक नया प्लांट या नई किस्म बने और ये नई किस्म मानव के लिए उपयोगी हो। वो क्या कहलाएगा? पादप प्रजनन। उसके बाद आगे चलते हैं, जो कुछ एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, 3 बिंदु है, उसके बाद पढ़ेंगे पादप प्रजनन के उद्देश्य। एकल पादप वर्ण विधि का विकास बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसने किया था? तो नीलसन एहिल ने किया था। कब किया था? 1900 में। और साथ में इनके सहयोगी भी थे। उसके बाद में शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन। और जीन शब्द भी किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, जो हम पहले पढ़ते थे 10th क्लास के अंदर, मेंडल वाला चैप्टर जेनेटिक्स। आ गया था वंशागति के नियम का प्रतिपादन भी किसने किया था? मेंडल ने किया था 1856 में। इससे आगे अब प्लांट ब्रीडिंग है, उसके क्या उद्देश्य है, क्यों प्लांट ब्रीडिंग की जाती है, क्या जरूरत है, तो इन सब के लिए हम आगे इसके उद्देश्यों के बारे में देखते हैं कि उद्देश्य किस प्रकार से होंगे। तो पादप प्रजनन के उद्देश्य के अंदर पहला उद्देश्य आ रहा है अधिक उपज। तो जो फसल की अगर हम बुआई कर रहे हैं, उस फसल की बुआई में जो किस्म हमने यूज की है उस किस्म से अधिक उपज या अधिक पैदावार होनी चाहिए। दूसरा है उत्पाद के गुणों में सुधार होना चाहिए। जो भी फसल हमने बोई है, किस्म बोई है, उनके उत्पादन या उनके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन वगैरह, जैसे कपास की बात करें तो रेशे वगैरह, फल बड़े होने चाहिए, कपास में रेशे अच्छे होने चाहिए, सेलुलोज युक्त होने चाहिए, ऐसे किस्म की बुआई करनी चाहिए। उसके बाद कीट व प्रतिरोधी किस्म का विकास करना चाहिए, जिससे रोग व कीटों से उनकी सुरक्षा की जा सके। उसके पश्चात है अधिक दक्षता वाली किस्म का विकास करना चाहिए। उसके बाद में शीघ्र पकने वाली, जो शीघ्र पके, उन किस्मों की बुआई की जानी चाहिए। समकाल पकना, जो कोई भी दो फसल बराबर समय पर पक रही है, ऐसी किस्म का विकास करना। प्रसुप्ति, कई कई बार क्या होता है, जब बाजरा वगैरह होता है, बरसात के समय प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती है, बरसात जब होती है तो बाजरे के जो बीज हैं उनका अंकुरण उनकी बाली में ही हो जाता है, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। नई रीतुओं की केली किस्मों को होने चाहिए। सूखा व लवणरोधिता होने चाहिए। अविषालु पदार्थों से मुक्ति वाली होनी चाहिए। अविषण, जो विषण योग्य नहीं हो। ये सब पादप प्रजनन के उद्देश्य से ऐसी किस्मों का विकास किया जाना चाहिए पादप प्रजनन के अंतर्गत। आगे हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की ये आपके सामने रूपरेखा दी गई है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये आपके सामने पूरा का पूरा चैप्टर मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अगर हम बुक्स में देखें तो सब पार्ट अलग अलग दे रखे हैं, तो मैंने सबको पूरे पहले लेसन को 5 भागों में वितरित किया है पादप प्रजनन की क्रियाओं के अनुसार। अगर बुक्स में देखेंगे तो ये सही इनका विवरण नहीं दे रखा है, मतलब जो भी है इनको सही से एक नहीं करेगा। तो पहला विविधता का उत्पादन, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम चयन, तीसरा पढ़ेंगे मूल्यांकन, चौथा है गुणन और पांचवा है वितरण। जो सबसे मुख्य पार्ट है इस पूरे सिलेबस में वो है पादप प्रजनन की क्रियाओं में विविधता का उत्पादन, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी पर आधारित है और अधिकतर बोर्ड में भी लगभग लगभग पहले और दूसरे बिंदु से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा जो मूल्यांकन, गुणन और वितरण है, इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सर्वाधिक जो अगर मैं बात करूं लगभग 80 से 90% क्वेश्चन है वो आपके विविधता का उत्पादन से ही किया जाता है। विविधता के उत्पादन में लगभग 7 पॉइंट है और सातों पॉइंटों को हम बारी बारी से अलग से पढ़ेंगे, एक बार इन पर देख लेते हैं। पहला है ग्राम्यन। ग्राम्यन क्या होता है, किस प्रकार से क्रियाएं करता है, सामान्यतः पढ़ेंगे। वैसे तो अगर हम बात करें तो जो जंगली प्रजातियां हैं उनको उगाया जाना क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। जनन द्रव्य क्या होता है? जैसे ह्यूमन बॉडीज में उनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, वैसे जो पादपों का आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको बोलते हैं जनन द्रव्य। उसके बाद में आता है पादप पुरीस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से स्थानांतरित किया जाता है पादप को। उसके बाद में संकरण होता है, किस प्रकार के उनके बीच में संकरण करवाया जाता है। म्यूटेशन, अगर संकरण होगा तो सीधी सी बात है गुणसूत्रों का आदान प्रदान होगा, म्यूटेशन भी होगा, उत्परिवर्तन भी होगा। उसके बाद में बहुगुणिता टॉपिक पढ़ेंगे, उसके पश्चात पढ़ेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आगे चलते हैं चयन। दूसरा बिंदु आएगा चयन। चयन के अंदर 2 प्रकार का चयन है, एक तो प्राकृतिक चयन और एक कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन कौन सा होगा? जो प्राकृतिक घटनाएं चयनित करती है या
हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा जो भी चयन किया जाएगा पादपों का, वो प्राकृतिक चयन कहलाएगा, और जो ह्यूमन या मानव द्वारा चयन किया जाएगा वो कौन सा कहलाएगा? आपका कृत्रिम चयन। इसके पश्चात चयन के अंदर आगे इनकी विधियां भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी चयन की विधियां हैं। उसके पश्चात लास्ट में ये जो 3 बिंदु है आपके, मूल्यांकन, गुणन और वितरण, इसको सबसे अंत में पढ़ेंगे। तो हम बारी बारी से एक एक बिंदु को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम्यन। तो आगे ग्राम्यन, ग्राम्यन किसे कहते हैं? हमने यहां से ये पहला टॉपिक लिया है, ये वाला ग्राम्यन, जंगली प्रजातियों को उगाने की प्रक्रिया। जो भी जंगली प्रजातियां है उनको खेत में या कहीं अन्य जगह स्थानांतरित करके उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्रामीण कहलाएगी। ग्रामीण के दौरान वर्ण प्रक्रिया, वर्ण मतलब चयन करने की प्रक्रिया। तो ग्रामीण में ये बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहली बात, वर्ण कहते किसे, चयन किसे कहते हैं? किसी भी प्रजाति के जीन प्रारूपों व भौगोलिक कारकों द्वारा विभिन्नताओं का चयन करना क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वर्ण या चयन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। इनके लक्षणों के आधार पर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ण होता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक वर्ण और एक कृत्रिम वर्ण। प्राकृतिक वर्ण किसे कहेंगे? प्राकृतिक वर्ण जो प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है वो प्राकृतिक वर्ण, और जो कृत्रिम मानव द्वारा चयन किया जाएगा वो कौन सा कहलाएगा? कृत्रिम वर्ण कहलाएगा। तो उसके कारकों के आधार पर या लक्षणों के आधार पर देखते हैं। पहली बात, जो कारक होंगे कृत्रिम होंगे या प्राकृतिक होंगे। तो पहला अभिलक्षण आता है आपका कारक। कारक कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक वर्ण में प्रकृति वाला कारक होगा या प्राकृतिक कारक होगा। कृत्रिम में कौन होगा? मानव या कृत्रिम क्रियाएं होगी। दूसरा विलक्षण कौन सा आएगा? जनन। जनन कौन कौन से जीव कर सकते हैं? या सभी जीव कर सकते हैं या चयन किए गए जीव। प्रकृति के दौरान क्या होंगे? जो भी समष्टि, समष्टि मतलब जो प्रजातियां या जातियों का समूह है, वो सभी क्या करेंगे? जीव प्रजनन, जनन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कृत्रिम की, तो कृत्रिम जो चयन किए गए जीव हैं या चयन किए गए जो प्लांट है उन्हीं के अंदर क्या होगा? जनन होगा। उसके बाद में अनुकूलन। प्राकृतिक वर्ण में क्या होगा? अनुकूलन बढ़ेगा सभी जीवों में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ की जो समष्टियां है, यहाँ की जो प्रजातियां है, कौन सी प्रजातियां? प्रजनन समष्टियां, उनके अंदर क्या होगा? अनुकूलन बढ़ेगा। उसके पश्चात बात करते हैं विविधता की। प्राकृतिक वर्ण में विविधता क्या होती है? अधिक होती है। और अगर हम बात करें कृत्रिम वर्ण की, तो कृत्रिम वर्ण में विविधता क्या होगी? न्यून होगी। इसके आगे अब हम चलते हैं जनन द्रव्य संग्रह। जनन द्रव्य, जनन द्रव्य संग्रह, दूसरा जो बिंदु आ रहा है ये वाला बी ऑप्शन, जनन द्रव्य संग्रह। सबसे पहले तो बात आती है कि जनन द्रव्य कहते किसे, तो मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया कि जनन द्रव्य क्या होगा? इसका आनुवांशिक पदार्थ होगा। आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य। आनुवांशिक पदार्थ को एकत्रित करना या संग्रह करना क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य संग्रह। तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगी इसकी? जनन द्रव्य को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन द्रव्य संग्रह। एक बिंदु और इसमें याद रख लेना कि अभी जस्ट मैंने बोला भी है कि इसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिक आधार भी कहा जाता है। अब इस जनन द्रव्य संग्रह को कौन एकत्रित करेगा या इसके ऊपर कार्य कौन करता है? कौन इस कार्य को संपन्न कराता है? तो एक संस्था है NBPGR। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, वन लाइनर में भी आता है, सभी में ये पूछा जाता है। NBPGR राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, और ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, और यही जनन द्रव्य को संग्रहित करने का कार्य करती है। अब जो जनन द्रव्य का संग्रहण होता है वो कौन कौन सी प्रजातियों द्वारा होता है या इनके कौन कौन से चरण होते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चरण की। तो देसी किस्म, देसी किस्म कौन सी होगी? ऐसी किस्म जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है, मतलब जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है, वो किस्में कौन सी कहलाती है? देसी किस्म कहलाती है। दूसरी है पुरानी अप्रचलित किस्में। ऐसी किस्म जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से तो हुआ है, लेकिन जो कृषि क्रियाएं हैं, खेती के अंदर जिनको उगाना है या बुआई करना है, वो असतत है या लगातार नहीं है। अगली आती है वर्तमान किस्में। वर्तमान किस्में कौन सी हो जाएगी? ऐसी किस्में जो उपज व गुणवत्ता में श्रेष्ठ, जिनका आसानी से क्या किया जा सकता है? पुनर्स्थापन किया जा सकता है। पुनर्स्थापन का मतलब एक नए स्थान पर लगाए जा सकते हैं, नए स्थान पर लगाए जा सकते हैं। वो कौन सी किस्में कहलाएगी? वर्तमान किस्में। उसके पश्चात आती है प्रजनन लाइनें। प्रजनन तकनीक द्वारा विकसित नई किस्में जिनमें जीव संयोजन किया गया हो, जिनमें जीनों का क्या किया गया हो? संयोजन किया गया। जीन
जोड़ी गई हो। उसके पश्चात पांचवा जो इसका चरण आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, जंगली प्रारूप। ऐसी किस्में जिनका विकास जैव विकास प्रक्रिया द्वारा हुआ है। और लास्ट का अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा इसका, विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक, ऐसा समूह जिसमें उत्परिवर्तित किस्में या आनुवंशिक किस्में पाई जाती है, आनुवंशिक किस्में पाई जाती है, वो कौन सी होगी, विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। इसके आगे जिस प्रकार से हमने ग्रामीण के पार्ट पढ़े थे, वर्गीकरण पढ़ा था, उसी प्रकार अब आगे पढ़ेंगे हम जनन द्रव्य का वर्गीकरण। आगे जनन द्रव्य का वर्गीकरण। अब जनन द्रव्य का वर्गीकरण दो भागों में दिया गया। पहला दिया गया है ग्रामीण के आधार पर और दूसरा दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण अभी हमने जस्ट पढ़ाई है, यहाँ पर ग्रामीण किसे कहते हैं, तो उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण दिया गया है। तो ग्रामीण के आधार पर दो प्रकार का होता है, कृषि योग्य जनन द्रव्य और दूसरी है जंगली जनन द्रव्य। मतलब जो कृषि या खेती की जाती है उन किस्मों का जनन द्रव्य वो हो जाएगा कृषि योग्य जनन द्रव्य। जंगली जो प्रजातियां पाई जाती है उनका जनन द्रव्य किसमें आ जाएगा, जंगली प्रजातियों का जनन द्रव्य। ये तो हो गया ग्रामीण के आधार पर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जंगली प्रजातियों को उगाना ही क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। अब आगे चलते हैं, आगे आता है उत्पत्ति के आधार पर कि ये देश में उत्पन्न हुई या विदेश से लाई गई, तो उसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है देसी जनन द्रव्य, जो देसी किस्में हैं उसको बोलेंगे देसी जनन द्रव्य। जो विदेश से लाई गई है और लाकर के यहाँ पर उनको उगाया गया, बुआई की गई है, वो कौन सी कहलाएगी, विदेशी जनन द्रव्य। तो ये था वर्गीकरण। इसके साथ ही इन के बीच में एक दूसरा एक टॉपिक आता है जीन कोष। जीन कोष किसे कहते हैं, वे सभी प्रजातियां जो आपस में संकरण योग्य हो, जो आपस में संकरण करती हो, इन सभी प्रजातियों का जो जीन प्ररूप है वो क्या कहलाएगा, जीन कोष कहलाएगा। जीन कोष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक जीन कोष, द्वितीयक जीन कोष और तृतीयक जीन कोष। प्राथमिक जीन कोष किसे कहते हैं, प्राथमिक जीन कोष में क्या होगा, इसके अंदर संकरण करवाया जाएगा तो जो भी संततियां उत्पन्न हो रही है, मतलब प्राथमिक जीन कोष में संकरण करवाया गया, संकरण करवाने के पश्चात जो भी संततियां उत्पन्न हुई, वह उत्पन्न संततियां क्या संकरण कर सकती है या नहीं कर सकती। तो प्राथमिक जो जीन कोष होगा उसके अंदर जो भी संकरण करने योग्य प्रजाति है वो संकरण करेगी। उसके पश्चात जो द्वितीयक हो उसमें जो उत्पन्न संततियां हैं वो संकरण नहीं कर सकती, संकरण करने योग्य नहीं होती है। और तृतीयक जो जीन कोष है उसके अंदर पहली बात होता नहीं है सरलता से, और या फिर अधिकतर बार क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। तो ये आपके सामने था जनन द्रव्य का वर्गीकरण। अभी जनन द्रव्य का ही एक अगला टॉपिक और आता है कि जनन द्रव्य का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। अगला आता है जनन द्रव्य का संरक्षण। जनन द्रव्य का संरक्षण किसे कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनन द्रव्य को सुरक्षा प्रदान की जाती है वो क्या कहलाएगा, जनन द्रव्य का संरक्षण कहलाएगा। जनन द्रव्य का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक जहां पर पादप है जिसका मूल स्थान है, एक तो वहीं पर ही संरक्षण किया जाएगा, एक उस स्थान से हटकर कोई विशेष स्थान पर ले जाकर के संरक्षण किया जाएगा। इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, सबस्थानिक संरक्षण और बहिस्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो पहला था सबस्थानिक संरक्षण। सबस्थानिक संरक्षण किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया में जनन द्रव्य का संरक्षण उसके प्राकृतिक जहां पे उसका बुआई हुई है, यहाँ पे जहां पे वो जमीन से बाहर निकला वहीं पर उसका संरक्षण किया जाता है, वो कहलाता सबस्थानिक। और ऐसे संरक्षण को एक अलग नाम दिया गया है, मैंने स्टार पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। इस संरक्षित करने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, जीन सेंचुरी कहा जाता है। उसके पश्चात आता है बाह्य स्थान संरक्षण। बाह्य स्थान संरक्षण क्या होगा, इस संरक्षण मूल स्थान से हटकर के एक नए स्थान पर जो जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाएगा वो कहलाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में अभी 5 ही दे रखे हैं। पहला दे रखा है बीज बैंक, दूसरा होता है पादप या क्षेत्र बैंक, तीसरा दे रखा है प्रोग्राह बैंक, चौथा डीएनए बैंक और पांचवा कोशिका एवं अंग बैंक। साथ ही जनन द्रव्य का जो संरक्षण किया जाता है
ये दोनों मान लीजिए, चाहे सब स्थानीय मान लीजिए चाहे बाह्य स्थानीय मान लीजिए, इन दोनों संरक्षण में कुछ क्रियाएं सम्मिलित होती है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप ही इनका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इनमें संग्रह, इनको एकत्रित करेंगे, फिर इसको संरक्षित करेंगे। तो क्रियाओं के अंदर पहला बिंदु कौन सा जाएगा, इनको संग्रह करना, संरक्षण करना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, उसके बाद में सूचीबद्ध करना, इनके ऊपर नाम लिखना, किसका पादप है, किस प्रकार से है, सूचीबद्ध करना। तो संग्रह करना, संरक्षण करना, मूल्यांकन करना, सूचीबद्ध करना, गुणन एवं वितरण। उसके पश्चात आ जाएगा, चलो यहां लिख देते हैं, गुणन एवं वितरण, और अंत में इसका क्या किया जाता है, उपयोग। तो ये वाला 6 नंबर का, ये वाला 5 नंबर का, ये वाला 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर। तो जो जनन का संरक्षण किया जाएगा, उस संरक्षण की जो क्रियाएं होगी वो आपकी 6 क्रियाएं हैं। पहले संग्रह, संरक्षण, मूल्यांकन, सूचीबद्ध करना, गुणन एवं वितरण और उपयोग। यह आपका जनन द्रव्य का टॉपिक कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं हम पादप पूर्व स्थापन में। विविधता के उत्पादन का तीसरा बिंदु है पादप पूर्व स्थापन। 2 हमने पढ़ लिए हैं, ग्रामीण पढ़ लिया है, जनन द्रव्य का संग्रह पढ़ लिया है। अब तीसरा आ रहा पादप पूर्व स्थापन। पादप पूर्व स्थापन किसे कहेंगे, किसी पादप प्रजाति को उसको मूल स्थान से, मैंने पहले भी बताया था, मान लीजिए एक स्थान ये है ए और एक स्थान है बी, यहां पर मानते हैं कोई पादप है, इस पादप को इस स्थान से हटाकर इस स्थान पर उगाना। किसी पादप प्रजाति को उसके मूल स्थान से हटाकर नए स्थान पर उगाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, पादप पूर्व स्थापन। यह पादप पूर्व स्थापन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक प्राथमिक पादप पूर्व स्थापन और एक द्वितीयक पादप पूर्व स्थापन। प्राथमिक पादप जो पूर्व स्थापन होता है, इसके अंदर पूर्व स्थापित जो किस्में होती हैं उनका बिना चयन के ही खेती, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर काफी सारे, इस क्षेत्र में काफी सारी किस्में थी, इसमें से हमने किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया, कौन अच्छा है, कौन लंबा है, कितना बड़ा है, किसके पुष्प कितने आ रहे हैं, किसकी उत्पादन क्षमता क्या है, इन सब का हमने कोई भी चयन नहीं किया, बिना चयन के ही हमने खेती की, वो कौन से कहलाएगी, पादप पूर्व स्थापन। अब इनमें से हमने सेलेक्ट किया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 100 पादप थे और 100 पादप में से हमने यहाँ पर 20 पादप सेलेक्ट किए, ठीक है, 100 पादपों में से 20 पादप सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको क्या की, खेती की या उसकी बुआई की। तो वह वाला पूर्व स्थापन कौन सा कहलाएगा, द्वितीयक पूर्व स्थापन। तो द्वितीयक पूर्व स्थापन किसे कहते हैं, पूर्व स्थापित किस्मों का चयन करके खेती करना, वो कौन सा कहलाता है, पादप पूर्व स्थापन कहलाता है। आगे पढ़ेंगे हम पादप पूर्व स्थापन की प्रक्रियाएं। पादप पूर्व स्थापन की प्रक्रियाएं, अब पादप पूर्व स्थापन की प्रक्रियाएं कौन सी रहेगी, आपके सामने पहली प्रक्रिया है वह रहेगी अर्जन। अर्जन क्या होता है, वांछित जनन द्रव्य को प्राप्त करना, जो भी सिलेक्टेड चयन करने वाला जनन द्रव्य है उसका चयन कर लेना, वो कहलाता है अर्जन। अब चयन कर लिया, चयन करने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर रोगाणु ना हो। तो उसके पश्चात जो दूसरी प्रक्रिया आती है वो होती है वांछित जनन द्रव्य को रोगाणु एवं खरपतवारों से मुक्त करना, वो कौन सा हो जाएगा, संगरोध हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध। तीसरा सूचीबद्ध किसे कहेंगे कि प्राप्त जनन द्रव्य को उनको लक्षणों के आधार पर सूचीबद्ध करना, किसका जनन द्रव्य है, कब उपयोग किया जाएगा और किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, वो आ जाएगा सूचीबद्ध में। उसके पश्चात आ जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन किसके आधार पर करेंगे, गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे। और लास्ट और अंतिम जो इसकी प्रक्रिया होती है वो होती है गुणन व वितरण। गुणन व वितरण क्या होता है, मूल्यांकित की गई किस्मों की संख्या बढ़ाना, जितनी ज्यादा उत्पादित होगी, जितनी ज्यादा उत्पादन होगा उतनी ही जरूरत बढ़ेगी, तो उनकी उत्पादन बढ़ाना, साथ में अलग अलग स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूट करना या वितरण करना, वो क्या हो जाएगा, पादप पूर्व स्थापन की प्रक्रिया।
अब इस प्रक्रियाओं के साथ साथ इसके क्या पाए जाते हैं, दोष भी पाए जाते हैं। पादप पुरीस्थापन के क्या पाए जाते हैं, दोष भी पाए जाते हैं। अब इससे जो प्राप्त किस्में हैं उनके अंदर किसकी मात्रा अधिक होगी, तो खरपतवार की मात्रा क्या होती है, तो पादप पुरीस्थापन होता है इसमें खरपतवारों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और साथ में ही जो ये किस्में आती है, इन किस्में रोगाणु या रोग कारक की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला दोष क्या हो जाएगा, खरपतवारों की मात्रा अधिक होना। दूसरा दोष क्या हो जाएगा, किस्म में रोगाणु या रोग कारक की मात्रा अधिक होना। और चौथा कौन सा हो जाए, तीसरा कौन सा हो जाएगा, किस्मों में प्रवेश करने वाले रोग व खरपतवार। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि श्रीलंका से कॉफी किट, श्रीलंका से जो किस्म उत्पादन है उसके कॉफी की थी, तो उसके अंदर आता है कॉफी किट रोग। एक दूसरा नाम आपने सुना होगा जलकुंभी वाला, जलकुंभी। तो ये इसके क्या पाए जाते हैं, दोष पाए जाते हैं। अब आगे दोष के आगे हम अगला बिंदु पढ़ेंगे, पादप पुरीस्थापन का महत्व एवं उपयोग। पादप पुरीस्थापन का जो महत्व है वो क्या है, अनेक फसलों एवं किस्मों का निर्माण करना। अनेक फसलों व किस्मों का निर्माण करना इसका इंपॉर्टेंस है। तो हम फसल की बात कर लेते हैं, तो आलू है, मक्का है, मूंगफली, टमाटर, मटर, पपीता, इन सब का किसके द्वारा विकास किया गया, पादप पुरीस्थापन के द्वारा। उसके बाद अगर मान लेते हैं एग्जाम में किस्म भी पूछ ली जाती है, हालांकि बोर्ड में अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन क्या पता पूछ ले जाए, तो उनके लिए भी आपको याद रखना, धान चावल की है TN फर्स्ट, IR 8, IR 28, IR 36। उसी प्रकार से गेहूं की जो किस्म है रीडली, लरमा, रोहो, सोनारा 64, यहां तक की थी आपके पादप पुरीस्थापन का महत्व है। अब पादप पुरीस्थापन के महत्व में ही अगला बिंदु आता है पुनरोत उत्पादन। इसी के अंतर्गत ही अगला जो बिंदु आता है पुनरोत उत्पादन। अब पुनरोत उत्पादन किसे कहते हैं, किसी भी किस्म के बीजों को उगाया, मान लेते हैं कोई भी एक किस्म है, इसके हमने बुआई कर दी या इसको उगाया हमने, ये लो एक किस्म ली, इसके बीजों को हमने उगाया और ये क्या बन गया, नया पादप। इस नए पादप के आगे चलकर फ्लावर्स आएंगे, फल फूल लगेंगे और उसमें किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण। और उन बीजों का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, पुनरोत उत्पादन कहलाता है। तो किसी किस्म के बीजों को उगाना तथा नए पौधों से बीजों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, पुनरोत उत्पादन कहलाता है। अगला आता है आनुवांशिक अपर्दन। कृषि किस्में एवं जंगली किस्मों के जननद्रव्य में, जो खेती करने वाली किस्म है या जंगली जो प्रजातियां, उनके किस्मों में के जननद्रव्य में उपस्थित विविधताओं में कमी होना क्या कहलाता है, आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। और ये आनुवांशिक अपर्दन होने के क्या कारण हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, खरपतवार युक्त किस्मों का पुरीस्थापन करना भी हो सकता है, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के कारण भी हो सकते हैं। तो इनके अंतर्गत हमने पढ़ लिया है आनुवांशिक अपर्दन के कारण क्या थे। अब अगला जो बिंदु आ रहा है वो पढ़ेंगे हम उद्गम केंद्र, और वह भी पादप पुरीस्थापन के अंतर्गत ही आता है। उद्गम केंद्र बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, लगभग एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर का क्वेश्चन उद्गम केंद्र से आता है। पीछे के पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो अगला जो बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वो है उद्गम केंद्र। आगे बात कर लेते हैं उद्गम केंद्र की। उद्गम केंद्र क्या होता है, सबसे पहली बात, उद्गम केंद्र की जो परिकल्पना है या संसार में जितनी फसल है जननद्रव्य उनको संग्रहित करने का कार्य वैज्ञानिक थे, वेविलो, उन्होंने किया था और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, वेविलो। अब बात करते हैं उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, पादप किस्मों का जिस भौगोलिक क्षेत्र में प्रारंभिक विकास होता है
वह क्षेत्र उस जाति विशिष्ट का उद्गम केंद्र कहलाता है। कैसे? देखिए मानिए यह एक स्थान है, कोई भी स्थान मान लेते हैं, कंट्रीज की बात करें तो भारत, चीन, कोई भी मान लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, या एक स्थान ए मान लेते हैं। ए स्थान है, ए स्थान के ऊपर एक ये प्रजाति है अक्ष। इस अक्ष प्रजाति का प्रारंभिक विकास इसी क्षेत्र में हुआ है, तो यह उसका क्या हो जाएगा? उद्गम केंद्र। अब मान लेते हैं यही अक्ष प्रजाति, ये दूसरा स्थान है बी, यह अक्ष प्रजाति को यहां ले जाया जाता है और यहां इसको उगाया जाता है, तो इसका उद्गम केंद्र कौन सा कहलाएगा? बी या ए? तो इसका उद्गम केंद्र क्या कहलाएगा? ए। तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहां पर पादप को सर्वप्रथम उगाया गया है, जहां पे पादप सर्वप्रथम उगा है, जहां पे उसकी पैदावार की गई है, वही उसका क्या कहलाएगा? उद्गम केंद्र। उसके बाद में उसका वितरण कर दिया जाता है। तो डेफिनेशन आ गई। पादप किस्मों का जिस भौगोलिक क्षेत्र में प्रारंभिक विकास होता है, उस क्षेत्र, वह क्षेत्र उस जाति विशिष्ट का क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला उद्गम केंद्र कौन सा कहलाता है? प्राथमिक उद्गम केंद्र कहलाता है। और इसका सेकंड पार्ट कौन सा कहलाता है? द्वितीयक उद्गम केंद्र। अब प्राथमिक उद्गम केंद्र में याद रखना इतना नहीं है, केवल एक नाम याद रखना है। कौन सा? जंगली प्रजाति। कैसे? देखिए, वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रजाति का विकास उसकी जंगली प्रजाति से हुआ है, वो कौन सा कहलाएगा? आपका प्राथमिक उद्गम केंद्र। इसी का विपरीत आप किसमें डाल दो? द्वितीयक में। यहां पे किसका विकास, किससे विकास हुआ? जंगली प्रजाति से। और यहां पे किससे नहीं होना चाहिए? जंगली प्रजाति से उसका विकास नहीं होना चाहिए। तो द्वितीयक उद्गम केंद्र क्या कहलाएगा? जिसमें पादप प्रजाति का विकास जंगली प्रजाति से नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक उद्गम केंद्र। आपके सारणी जिन जिन कंट्रीज से जिन जिन फसलों की या जिन जिन पादपों का उद्गम केंद्र है, वो आपके बुक्स में सारणी संख्या 1.1 दे रखी है। और पेज संख्या भी अगर मैं बात करूं, पेज संख्या तो 6 नंबर पे नीचे नीचे दी गई है, लेकिन मैंने 1-2 कंट्रीज के लिखा है केवल एग्जांपल के लिए। ये इनके पार्ट नहीं, जैसे चाइना, चीन, चीन में किसका होता है? सोयाबीन, मूली और बैंगन। चीन में इन तीनों फसलों का क्या है? उद्गम केंद्र चीन है। भारत की बात करें तो धान, अरहर, चना, मूंग, गन्ना, ये सब किसका है? उद्गम केंद्र। इन सब का उद्गम केंद्र कौन सा रहेगा? भारत। राजमा, सेम, इनका उद्गम केंद्र कौन सा है? मध्य अमेरिका। राई, अंजीर, अनार, अंगूर, इनका कौन सा रहेगा? पर्सिया। ये मैंने केवल एग्जांपल दिए हैं। आप लगभग 6 से 7 कंट्रीज और उसके अंदर दिए गए हैं उन फसलों के नाम, उद्गम केंद्र, वो आप इस सारणी से देख सकते हैं। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ लिया था ग्रामीण, जननद्रव्य, पादप पुरीस्थापन, 3 बिंदु पढ़ चुके थे। अब अगला चौथा बिंदु कौन सा आता है? संकरण। अभी तक हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पहला ही पार्ट पढ़ रहे हैं, विविधता का उत्पादन। और विविधता के उत्पादन में हमने कौन से बिंदु पढ़ लिए? 3 बिंदु पढ़ लिए, चौथा वह है। चौथा बिंदु क्या है? संकरण। संकरण किसे कहेंगे? 2 भिन्न लक्षणों वाले जनकों के मध्य, मानो ए और बी जनक है, 2 भिन्न लक्षणों वाले जनकों के मध्य, इनके लक्षण अलग है, लक्षण अलग, और इनके लक्षण भी क्या है? अलग। तो दोनों के लक्षण क्या हो गए? अलग अलग। 2 भिन्न लक्षणों वाले जनकों के मध्य जनन करवाना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। अब इससे जो भी पीढ़ी प्राप्त होगी, जैसे मानो इसके अंदर क्रॉस करवाया और हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? संकर पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहलाएगी? संकर पीढ़ी कहलाएगी। अब बात करते हैं कि संकरण की कितनी विधियां होती है, लेकिन उससे पहले, विधियों से पहले हम फोकस डाल लेते हैं प्रकार पर। संकरण के कितने प्रकार होते हैं? संकरण के 2 प्रकार होते हैं, अंतर्वेदी संकरण और दूरस्थ संकरण। अंतर्वेदी संकरण, अंतर्वेदी संकरण में क्या होगा? एक ही जाति के विभिन्न किस्में, जैसे मान लो अभी हमने बोला था एक ही जाति की, यहां पर हम बात कर लेते हैं एक ही जाति की, ये है इनकी जाति,
क्या है? एक। एक ही जाति के विभिन्न किस्मों, मान लेते हैं ये क्या है? जनक नाम पर ये क्या है? किस्म है। क्या है? किस्म। एक ही जाति की विभिन्न किस्मों के मध्य जो संकरण होता है वो कौन सा कहलाएगा? अंतर्वेदी संकरण। उसके पश्चात कौन सा आता है? दूरस्थ संकरण। इसके अंदर भी चेंज कुछ नहीं करना है। अगर उसके अंदर एक ही जाति की किस्म आ रही है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक ही या अलग अलग वंशों की जो जातियां होंगी या अलग अलग जो जातियां होंगी उनके मध्य क्या करवाया जाना है? संकरण करवाया जाना है। वो कौन सा संकरण कहलाता है? दूरस्थ संकरण कहलाता है। आगे चलते हैं इसकी मेथड पे, विधियां। और इन विधियों का उपयोग किस प्रकार से करेंगे? योजनाएं बनाकर इन विधियों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो एक योजना बनाना है। योजना के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो सबसे पहले जनकों का चयन करना है। जो जिस किस्म को हमें बुआई करनी है या उगाना है उनके जनक अच्छे होने चाहिए। उनके जनकों का क्या करना है? चयन करना है। काफी सारे जनक हैं, उनमें से कोई भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर काफी सारे ये जनक हैं। इन जनकों का क्या किया हमने? पहले चयन। पहला बिंदु जनकों का क्या हो गया? चयन की हमने इनमें से कोई भी 4 जनक ले लिए। उसके बाद जनकों का क्या करना है? मूल्यांकन, कि जनक जो जनक हमने लिए हैं क्या वो जनक सही है, आगे संकरण करने योग्य है या नहीं है, उन सब का क्या करेंगे? हम मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात तीसरा स्टेप क्या है? विपुंसन। विपुंसन क्या होता है? जो नर पुष्प होता है, नर पुष्प के अंदर जो इसकी इकाई होती है पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। परागकोश होती है, योजी होता है, तंतु होता है। इस ऊपर वाले भाग को क्या कर देना? हटाना। वो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर सॉरी विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की जगह है पुंकेसर से परागकोश को हटाना। तो ये पुंकेसर है और पुंकेसर का ये वाला भाग क्या है? परागकोश है, और इसको हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। वो क्या कहलाएगा? विपुंसन कहलाएगा। उसके बाद में चौथी स्टेप आती है थैली लगाना। अब निश्चित हमने जनक लिया तो उन्हीं का संकरण होना चाहिए, उन्हीं के परागकण उस पर गिरने चाहिए। इसलिए मान लेते हैं कोई भी पुष्प है, ये वाला पुष्प है, इसके ऊपर यहाँ पर किसका बैग लगा दिया हमने? पॉलीथीन या पेपर का बैग लगा दिया। उस पुष्प के ऊपर, उस पुष्प के ऊपर पॉलीथीन का बैग लगा दिया। वो क्या कहलाएगा? थैली लगाना। थैली लगाने का अर्थ दूसरा नहीं निकालना। थैली लगाने का मतलब पॉलीथीन बैग। उसके पश्चात है टैग लगाना। अब यहाँ पर एक कागज का छोटा टुकड़ा लेना है। ये मान लीजिए यह कागज का छोटा टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े पे हमें क्या लिखना है? कागज पर विपुंसन कब किया? परागकोशों को हमने कब हटाया था, प्लस परागण की क्रिया कब करवाई थी, और उसके पश्चात जो जनक है उनका नाम लिख करके यहाँ पर चिपका देते हैं। वो क्या हो जाएगा? टैग लगाना। उसके पश्चात आता है परागण। परागण क्या होगा? मादा पुष्प पर परागकण स्थानांतरित, वो क्या कहलाएगा? परागण। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो परागण अलग अलग प्रकार के होते हैं। कृत्रिम परागण होता है, प्राकृतिक परागण होता है, कृत्रिम अलग होता है, जीवों द्वारा भी होता है। तो वो एक अलग स्टेप में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि परागण किसे कहेंगे? जो भी मादा पुष्प है उस पर परागकण डालना या परागकण पहुंचाना, वो क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। अब परागण हो जाएगा तो उसके अंदर निषेचन होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करेंगे। संलयन करने के पश्चात युग्मनज बनेगा और आगे प्रोसीजर जारी रहेगी। उसके पश्चात जो भी संतति प्राप्त होगी, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि कोई भी संतति है, यहाँ पर जो भी संतति प्राप्त होगी संकर संतति होगी, और संकर संतति को क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी के जो भी बीज हुए या जो भी संतति हुई उनके बीजों को क्या कर लेना है? एकत्रित कर लेना है। यह आ जाएगा अगला स्टेप। फिर 8वां स्टेप कौन सा रहेगा? संकरण की विधियां। ये जो स्टेप है 8वां, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी काफी सारी अलग अलग 4 से 5 विधियां हैं, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन जो सारणियां दी गई है संकरण की विधियों का, वो आपको बुक से देखना है, क्योंकि इतना अगर मान लीजिए टोटल सारणियां हम बोर्ड पे बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप उनको बुक से देख लेना। उनकी जो मेन थ्योरी है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो आगे हम पढ़ेंगे संकरण की विधियां। आगे शुरू करते हैं संकरण की योजना चरण के 8वां चरण, संकरण की विधियां। 4 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। वंशावली विधि, पुंज विधि, प्रतीप
विधि और बहुसंकरण विधि, ये चारों विधियां हैं। पहली क्या आती है? वंशावली विधि। वंशावली विधि क्या है? इसमें एकल पौधे का चयन, मतलब जिस पादप को हम ले रहे हैं आगे संकरण करवाने के लिए, उस पौधे का चयन किसके बाद करना है? या तो F2PD वाले को करना होगा, या F2PD के बाद में जो भी पीढ़ी आई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर A और B थे, इनमें क्रॉस करवाया गया A B, अब इनका वापस या तो इसके साथ संकरण होगा या इसके साथ होगा, या AB का AB के साथ। जो F2PD प्राप्त होगी, उस F2PD से इससे क्या लेंगे? पादप लेंगे। और यह आपके बुक में चित्र संख्या 1.1 में पूरी सारणी दी हुई है, उससे आप देख लेना, क्योंकि पूरी सारणी अगर यहाँ पे समझाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चारों की सारणी आपको बुक से देखना है, इसकी जो ऑथेंटिक चीज है वो आपको बता देता हूँ। अगला जो विधि है पुंज विधि। पुंज विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नीलसन व एहल ने किया था, और साथ में इसके सहयोगी भी थे। विसंयोजी पीढ़ियों में पुंज, जो विसंयोजी पीढ़ियां होगी वो पुंज में उगाई जाती है, मतलब समूह के रूप में उगाई जाएगी इस प्रकार से। और इसमें भी जो पादप का चयन किया जाएगा वह पादप का चयन F2 या इसके बाद वाली पीढ़ी से ही किया जाएगा। F1 पीढ़ी से किसी भी पादप का संकरण के लिए अगली पीढ़ी में चयन नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, प्रतीप संकरण, बैक क्रॉस, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, 11th कक्षा में भी पढ़ी है, और अब भी आपके सामने है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। प्रतीप संकरण विधि, इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी F2PD का संकरण, जो F2PD प्राप्त हुई है अपने को यहाँ पर, F2PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, या हो सकता है कई जगह F1PD का भी है, तो F2PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ, मान लेते हैं ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है, तो किसके साथ करवाया जाएगा? अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाएगा। और आपको एक चीज और याद रखनी, अप्रभावी जनक कौन सा होगा? आवर्ती जनक। जो बार बार रिपीट हो रहा है वो जनक कौन सा कहलाएगा? आवर्ती जनक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है, यहाँ पे क्या है? अनावर्ती जनक है, और यहाँ पे क्या? आवर्ती जनक। एक अनावर्ती जनक है B, और आवर्ती जनक कौन सा है? A। इसके हमने जो जीन लिए हैं वो स्मॉल r, और इसके लिए हमने कैपिटल R और कैपिटल R, दोनों में संकरण करवाया हमने। F1PD प्राप्त की, कैपिटल R और स्मॉल r। अब इस कैपिटल R और स्मॉल r का, इसका संकरण किसके साथ करवाना है? आवर्ती जनक के साथ। तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? पुंज विधि। तो हमने क्या किया? कैपिटल R इंटू स्मॉल r किसके साथ करवाया? एक के साथ। और ये कौन सा जनक है? आवर्ती जनक। इसके आपको ये पूरी की पूरी सारणी है वो आपको चित्र संख्या 1.3 में मिल जाएगी। उसके पश्चात आगे चलते हैं, बहुसंकरण विधि। 2 या 2 से अधिक पौधों में एक लक्षण को ध्यान में रखकर, 2 या 2 से अधिक प्लांट्स है उनमें किसी भी एक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर के क्या किया जाना है? संकरण करवाया जाना है। वो कौन सा कहलाएगा? बहुसंकरण विधि। तो हमने यहाँ तक वापस आते हैं पहले वाले स्टेप में, विविधता का चयन, विविधता का उत्पादन। उसके पश्चात हमने पढ़ा था दूसरा चयन। तो यहाँ पे जो विविधता का उत्पादन है, उत्पादन में हमने क्या पढ़ लिया? संकरण। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उत्परिवर्तन, बहुगुणिता, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, चयन, ये सब उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।